खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। मौजूद मेहमानों का बल्कि मेहमान है हमारे साथ फ़िलहाल एक, उनका तारफ़ करवाते हैं मगर रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दें। PTI और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान 99% मामला तय पा गए थे। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक TV चैनल को, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें बनाई। और फिर एक और बात, और मरकज़ी रहनुमा जनाब शौकत यूसुफजई साहब ने भी कल एक बयान दिया कि 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने हल्फनामे जमा करवा के KPK में जो है वो कौन लोग थे, करवा के अपने रिजल्ट्स लिए थे, तो ये कौन लोग थे और फिर बाद में उनका चलन कैसा रहा, ये भी उनसे हम पूछेंगे। अब बानी PTI ने एक ख़त लिखा जिससे बज़ाहिर जो इसके मुखातिब थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनका ये हमें रिसीव नहीं हुआ, मगर इसके पीछे हिकमत क्या थी, क्या बात थी, किस लिए ये ख़त लिखा गया, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। क्या महंगाई वाकई कम हो गई है, ख़त्म हो रही है? मियाँ शाहिद साहब के पास एक और रिपोर्ट और ECC की जो है वो उसकी राय बड़ी मुख्तलिफ है। और साथ ही अफ़गानिस्तान में क्या दोबारा से खुदा न खास्ता खाना जंगी बहुत सफ़र किया है हमारे अफ़गान भाइयों ने, और जो है बहुत ही उनके साथ ज़्यादती भी होती रही है। तो क्या आइंदा खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन पैदा तो नहीं हो रही, इसकी पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब किसी तारफ़ के मुताबिक ये कि बड़े जाने माने मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। मैं स्ट्रेट आपसे सवाल करता हूँ, बड़ा इंकशाफ किया कल आपने भी एक चैनल पे बैठ के, ये कौन लोग थे और क्या फिर ये आपके साथ रहे, तो ये क्या मामला था, और जो बाकी के लोग थे उनको कैसे रिजल्ट्स मिल गया जिन्होंने हलफनामे जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि वहाँ तो आपकी ब्रूट मेजॉरिटी है KPK में। जनाब शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, वो तो एक केस टू केस हो सकता है, और मैंने ये नहीं कहा था कि 35 के 35 PTI के हैं। मैंने ये कहा था कि 30-35 के करीब लोग हैं जिनको एफिडेविट साइन करना पड़े। उसमें बहुत सारे लोग दूसरे पार्टियों के भी थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ PTI का मैंने जिक्र किया है। और ये प्रेशराइज किया जाता रहा, और जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट भी चेंज हुआ। और क्योंकि बाद में जो उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे, अब तो वहाँ से चेंज हो गए, लेकिन उन्होंने खुद मुझे आकर कहा कि आप 900 वोटों से आप जीत गए थे, इसके बावजूद कि बड़ी धांधली भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, इसके बावजूद आप 900 वोटों से जीत गए थे। तो हमने उसको फिर कवर करने के लिए हमें मजबूरन ये इकदाम उठाना पड़ा कि आपको हमने पहले भी कहा कि आप एफिडेविट जमा करा दें, लेकिन आप एफिडेविट जमा नहीं करा रहे थे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट हमें चेंज करना पड़ा। तो ये मैंने कहा है, मैं इस पर आज भी कायम हूँ, और वो DC भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आज भी मौजूद है, और उस पर अगर प्रेशर नहीं है तो वो भी कंफर्म कर लेगा। और साथ ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट भरे हैं, क्योंकि हमें यही बताया जाता रहा कि जी फलां ने भी कर लिया, फलां ने भी, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं, आप तो सीधे सीधे वजीर हैं, आप ये हैं। मैंने कहा कि जी वजीर भी अगर हैं तो इमरान खान के साथ हैं, अगर नहीं है तो नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो एक दफा अगर असम्बली में ना भी पहुंचे तो कौन से क़यामत आ जाएगी। शौकत यूसुफजई साहब, आपने फरमाया है कि कुछ लोगों ने एफिडेविट भरे और नोटिफिकेशन हासिल किया। एक दिन पहले ओन चौधरी और आतिफ खान की मुलाकात होती है, उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो अगर इस तनाज़र से उस तरफ देखा जाए तो क्या इसको कुर्बतें बढ़ने का मामला कहेंगे, या मुमकिना तौर पर जो कहा जाता है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक KPK में सामने आ रहा है या आएगा, क्या इस तनाज़र से उसको देखा जाएगा? आप इस मुलाकात को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ओन चौधरी के साथ आतिफ की मुलाकात हुई है, नहीं हुई, आई डोंट नो। वो तो एक तस्वीर थी, हो सकता है राह चलते मुलाकात हो गई हो, लेकिन उससे फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या ताल्लुक है। और मुझे नहीं ख्याल है कि आतिफ खान जो है वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे या कोई साजिश होगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है, उसकी वजाहत आतिफ खान खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उनसे राब्ता नहीं हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस तरह कोई हुआ होगा, क्योंकि आतिफ खान सीनियर हैं, पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। ये तस्वीर शाये हुई है, इसके बारे में मुझे भी 2-3 लोगों ने कहा है कि इस तरह की कोई तस्वीर, लेकिन हो सकता है, आई डोंट नो कि वो तस्वीर किस कंटेक्स्ट में जारी हुई है, या तो ये भी लेकिन सर KPK में तब्दीली भी तो हुई है ना, क़यादत की तब्दीली हुई है। अली अमीन गंडापुर से जो सदारत है वो लेकर जुनेद खान को दे दी गई है, जुनेद अकबर खान को। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस क़यादत को तब्दीली के बाद क्या हुकूमत में भी तो कोई तब्दीली का इम्कान है? नहीं, इस तब्दीली से हुकूमत की तब्दीली से क्या वास्ता है। ये तो देखें, पार्टी ने ऑलरेडी इस पे 1.5-2 महीने से सोचा जा रहा था कि
क्यों ना पार्टी ओहदा और हुकूमती ओहदा अलग किया जाए, क्योंकि इस सूबे के अंदर काफ़ी एक मुश्किल सूबा है, दहशतगर्दी की जंग भी हो रही है, अफ़गानिस्तान के साथ जो हालात सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ गंभीर होती जा रही है और अमन व अमान की सूरत हाल है। इसके अलावा जो वफाक के साथ सूबों के मामलात हैं, NFC अवार्ड नया नहीं आ रहा, पुराना एक्सपायर हो चुका है, उसके लिए स्ट्रगल करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल से ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से खुद तजवीज़ गई थी इमरान खान को कि जी अगर ये ओहदा किसी और को दे दिया जाए तो मैं फ़ोकस कर लूँगा सूबे के मामलात के ऊपर। तो ये तो एक अच्छी पेशरफ़्त थी। अब जो जुनैद खान आए हैं वो एक पुराने कारकुन हैं और कमिटेड हैं और उनकी भी कुर्बानियाँ हैं, बड़े सख्त वक़्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो मेरे ख़्याल से एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी, अब हुकूमती लिहाज से भी बेहतरी आएगी और साथ-साथ शौकत साहब, एक और जो बड़ी पार्टी अमूल है वो भी बेहतर कौम में बड़ी तशवीश है। तशवीश इस हवाले से है कि हम जानते हैं कि ये जो 8 तारीख आ रही है, इसमें जो जुनैद अकबर साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए हैं और बड़ा कोई ऐसी उन्होंने गैर पार्लिमानी बात नहीं की, पॉलिटिकल बातें की हैं। मगर जिस तनाजुर में आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस तरह की यहाँ माजराई हो चुकी है, उसे देख के उन्होंने कहा जी हम बिल्तिस्तान को काट देंगे और हम सड़कें काट देंगे। और क्या क्या प्लान्स हैं आपके? और फिर जो बयान आया है वज़ीर दाखिला का, वो भी बड़ा सख्त आया है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि लोग ज़रा इस हवाले से शायद आम लोग घबराहट में हैं। देखिए, मेरे ख़्याल से अपोज़िशन के पास तो ये हक है ना कि वो एहतजाज करे, आइन कानून के मुताबिक ये इजाज़त तो मिली है उनको। और जो जुनैद खान ने बात की थी कि बाज़ चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल, उसमें अपने जो वर्कर्स होते हैं उनके सामने स्पीच होती है, उनको मोबिलाइज़ करना होता है, उनको हौसला देना होता है, तो उस तरह की स्पीचेज़ होती हैं। लेकिन ऐसा कि जी हम पंजाब को खुद ही बंद कर देंगे, नहीं, ये हमें ज़रूरत ही नहीं है बंद करने की। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो काफ़ी है उसके लिए। हमारी तरफ से तो सिर्फ ऐलान होता है कि जी हम फलां जगह जाना चाहते हैं, तो वो खुद ही बंद कर देते हैं, पूरा पाकिस्तान खुद बंद कर देते हैं। हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम खुद जाके सड़कें बंद करें, हमें क्या ज़रूरत है? वो माशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो अवाम से इतनी खौफज़दा है कि वो कंटेनर लगा लेती है, अटक से शुरू हो जाते हैं, पूरा पंजाब बंद हो जाता है। तो ये तो आप खुद देखें, जितनी मरतबा भी हमने एहतजाजी मुज़ाहरों का ऐलान किया है, वो खुद ही हुकूमत बंद कर देती है। ये भी जो 26 नवंबर का है, अगर इसको सही तौर पे प्ले कर लिया जाता और हमारी लीडरशिप थोड़ा-सा इसमें कंसल्टेशन हो जाती, तो मेरे ख़्याल से ये हुकूमत खुद घुटने टेक देती। 2 दिन से पहले उन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद किया था। अगर हम अटक पे बैठ जाते, आगे जाते ही ना। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि 80-90% मामला जो थे वो तय पा गए थे और बानी पीटीआई के इनकार की वजह से वो मामलात रह गए और लखी पीढ़ी बात जो है वो वहां पर है और इसका ब्लैक एंड व्हाइट चंद दिनों में बाहर सामने आ जाएगा। दूसरी जानब कल एक खबर आई कि बानी पीटीआई ने खत लिखा है आर्मी चीफ को और उस पर सिक्योरिटीज राय कहते हैं कि हमें खत नहीं मिला और हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है ऐसे खत पढ़ने की। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम वाजे कर चुके हैं कि बातचीत करनी है तो सियासतदानों से की जाए। तो सर ये बताइएगा कि क्या मामला जो चल रहे थे, जो मामला तय पा रहे थे, वो अभी है इसमें या बात खत्म हो चुकी है और अब बात सियासतदानों से ही करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, सियासतदानों से तो हमने करके देख ली, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेबस है और उनकी बेबसी का मजीद मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते। जहाँ तक खत का ताल्लुक है, देखिए एज ए स्टेट्समैन इमरान खान ने अपने आप को साबित किया है कि वो स्टेट्समैन है। वो अपनी इतनी मुश्किलात उन्होंने देखी और उसके तमाम किसी मुश्किल का उन्होंने अपने जिक्र नहीं किया। उन्होंने मुल्क के हालात का जिक्र किया कि मुल्क मुश्किल में है और जो जो उनके जहन में आता है उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए और उसको एलाबोरेट किया और बाकायदा आर्मी चीफ और उनको मुखातिब करके कहा कि जिस हुकूमत को सपोर्ट मिल रही है उस हुकूमत से डिलीवर नहीं हो रहा है, बल्कि वो मुश्किलात पैदा कर रही है। तो एक तो ये कि ये हुकूमत जो है ये बैसाखियों पे खड़ी है, खुद ही गिर जाएगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने कहा कि ये फौज मेरी फौज है, तो उन्होंने कहा ये भी कहा है कि हम फौज लेकिन सर सिक्योरिटीज राय कहते हैं कि खत मिला ही नहीं है। गौहर अली खान कहते हैं मैंने देखा ही नहीं है। सिक्योरिटीज राय कहते हैं हमें दिलचस्पी नहीं है। तो फिर बात किससे होगी? क्या बातचीत खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है? देखिए, बातचीत हो या ना हो, अब आपको पता है कि अगर इमरान खान की रसाई नहीं है GHQ तक या हमारी नहीं है, तो मीडिया के ऊपर तो आ गया है ना। मीडिया के ऊपर तो डिनाई नहीं हुआ है ना कि ये खत मैंने नहीं लिखा है।
अगर उन्होंने खत लिख दिया है और वो सारी कौम ने देख लिया है तो वो मुल्क के लिए है, उसने कोई जाती तो कोई एनआरओ तो नहीं मांगा है। उन्होंने यही कहा है ना कि हम सब मिलके इस मुल्क को कर सकते हैं। लेकिन बड़ा वैसे लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक भी था उनका, उन्होंने जो ये बात की है और जो उसके इसमें कई मुज़मरात हैं और भी लोग इशारा करें, मगर बहुत ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाते। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त दिया और वो कुछ बातें, क्योंकि मुल्क एक मुश्किल में तो है, इससे रास्ता तो हमें बाहर निकालना और तलाश करना है, मगर स्टेटेड पोजीशन से पीछे आकर ही शायद कुछ हो। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क में महंगाई की शरह क्या है और उसके अलावा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और मौका मिला तो हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान होंगे। हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में एक उद्यम मचा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज उड़ रहे हैं और ट्रेड वार्स भी चल रही हैं। ये क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, दो खबरें डिस्कस करेंगे। पहली खबर तो हम मियाँ साहब आपसे पूछेंगे, ये जो मुल्क में महंगाई की शरह की बात की जा रही है। नाज़रीन, एक बात आपके जहन में रहे, शरह का कम होना ये नहीं होता कि महंगाई होनी बंद हो गई है। वो कहते हैं कि जो महंगाई की रफ्तार थी वो हमने बड़ी महारत और बड़ी अक्लमंदी से हम उसको नीचे ले आए। मगर क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि खुद ही सरकारी हलकों में से, सरकारी इदारों की तरफ से इसकी जो है तरदीद आ रही है। मियाँ साहब फरमाइएगा, वाकई महंगाई सिर्फ अखबारों की हेडलाइनों में भी कम हुई है या करियाने की दुकानों पर भी इसका असर पहुंचा है? मियां साहब। एक कैसा दो चीज़ें हैं। एक तो वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन तक जो अदाद शुमार जा रहे हैं वो यही जा रहे हैं और शोबा शुमारियत यही कह रहा है कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। और अदाद शुमार जो जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो चीन के बाद सबसे सस्ता मुल्क है इस पूरे खिते में, क्योंकि कहा गया है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 2.4 है, भारत में 5.2, श्रीलंका में 4%, और चीन जो है वो 0.1 और बांग्लादेश में 10.9 जो शरह है वो इस वक्त महंगाई की है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये नहीं है, वो नफ़ी कर रहे हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म तक वो मालूमात नहीं पहुँच रही जो वाक़अतन जो ग्राउंड पे है। और जो ग्राउंड पे सूरत हाल ये है, मैंने आज बाकायदा तौर पे सर्वे किया है और इसकी रिपोर्ट जो है वो कल हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी बाकायदा तौर पे कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। लेकिन जो सर्वे किया है उसमें यह है कि चीनी जो है वो 20 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ गई है और चीनी इस वक्त जो है वो 135 रुपये से 160 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जो 135 की थी। जिसके अलावा जो कुकिंग ऑयल है कायद साहब, उसमें 100 रुपया जो है फ़ी किलोग्राम बढ़ा है। जो कुकिंग ऑयल चंद दिन पहले 25 रुपये का 5 किलोग्राम का था, वो 3000 रुपये फ़ी किलोग्राम 5 किलो जो है वो बिक रहा है। बाथ सोप जो है वो 20 रुपये की एक टिकिया जो है उसमें इजाफा हुआ है। सर्फ जो है महंगा हुआ है 50 रुपये, उसमें जो है महंगा हुआ है। मशरूबात जो है अभी ना रमज़ान आया है ना गर्मियाँ आई हैं, लेकिन मशरूबात फ़ी बॉटल जो है 50 रुपये बढ़ गई है। और मुर्गी जो है वो भी महंगी हो गई है, मुर्गी का गोश्त, और जो बड़ा गोश्त है छोटा गोश्त है वो भी महंगे हो रहे हैं और मज़ीद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनमें इजाफा हो रहा है। एक सस्ता हुआ है वो है मुर्गी का अंडा, और मुर्गी का अंडा जो है वो इसलिए सस्ता हुआ है कि वो उसमें उसकी पैदावार बढ़ गई थी। हालांकि उसकी जो फीड की बोरी है, फ़ी बोरी, वो 5000 रुपये फ़ी बोरी है। उसमें वो तो फार्मर जो है वो तो बेचारा जो है फारग हो गया, यानी कि वो पिस गया। लेकिन दूसरी जानब जो है वो अंडे सस्ते हुए हैं। और बस सब्जियां लेने आप चले जाएं, आप मंडी में चले जाएं तो वहाँ रेट और है, परचून पे चले जाएं तो वो रेट 4 गुना ज़्यादा है। और ये महंगाई जो है इसकी शरह, एक तो जो कहते हैं, कहा जाता है कि रफ्तार कम हुई है, हालांकि जो हुकूमत कहती है वो रफ्तार की बात नहीं करती। कायद साहब, हुकूमत ये कहती है कि महंगाई जो है वो 2.4% की सतह पर आ गई है, यानी हर चीज़ सस्ती हो गई है। लेकिन जो रेट लिस्ट जारी की जाती है हुकूमत की जानिब से, मैं दुकानदारों से जब मेरी बात ये मुझे बताएं मियां साहब, मैं माफी चाहता हूं ताकि जाते हैं आजकल आपको चीनी हमें 148 रुपए की मिलती है। मियां साहब, मैंने ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं इसलिए चाहता हूँ क्लैरिटी भी आ जाए। आजकल तो बड़े कवानीन भी माशाल्लाह बन गए हैं ना, बड़े आला कानून बन गए और जमहूरियत सरबुलंद भी हो रही है, तो डर भी बड़ा लगता है हम मस्कीनों को। तो ये जो आप रेट बता रहे हैं, ये वो रेट हैं जो दुकानों पर लगे हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट कल आप बता रहे हैं देंगे मियां साहब? जी जी कायद साहब, मैं कल जो रिपोर्ट होगी वो तो मंडी से जो है वो परचून तक की होगी। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा कैमरे पे कि हो क्या रहा है। लेकिन जो ये जो रेट हैं, ये दुकानों पे ये चीज़ें बिक रही हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की दुकानों पे इससे ज्यादा रेट होंगे जो कि मैंने रेट अभी आपको बताए हैं। लेकिन जो चीनी है वो इस वक्त 160 रुपए में। इसी सेगमेंट में हमने एक और खबर को भी कवर करना है मियां साहब।
बड़े फैन फेयर के साथ ट्रंप साहब आए थे, इवन पाकिस्तान में भी बड़े पॉपुलर थे कि वो आके यहाँ भी कोई इनकलाब फरमा देंगे। मगर सब यहाँ तो पता नहीं इनकलाब फरमाते हैं या नहीं फरमाते। वहाँ पर जो अजाब टूट पड़ा है, वहाँ पर अब पहले ही स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिर रहे हैं। उन्होंने, अब मैं आपको खबरें बताऊँ, मज़ेदार खबरें हैं। बात यह है कि बहुत से जो पुर्जे कनाडा में बनते हैं जिस पे उन्होंने रोक दिया, खैर 1 महीने के लिए उन्हें अमल दरामद रोक दिया है, मगर वो अगर इस तरफ जाते हैं तो उससे ये होगा कि खुद अमेरिका का जो कंज्यूमर है जो पहले ही कुचला हुआ है। और हमने कल खबर देखी थी मियाँ साहब कि अभी अंडा वहाँ पर, हम यहाँ अंडे रोते थे, अब वहाँ भी लोग अंडे खाएंगे कम, वो $14 का वो कहते हैं जी दर्जन हो गया। तो ये एक दुनिया में एक तो ट्रेड वार है, एक तरफ से ट्रंप साहब हैं और दूसरी तरफ से एलन मस्क साहब जो हैं उन पर शदीद हमले ताबड़तोड़ उनके प्रेस में शुरू हो गए हैं। आज जो बर्नी सैंडर हैं उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं एलन मस्क साहब के लिए, और मैं आज एक और ख़बर दूँ आपको, ये इनका जो बजट है साल का वो $6.7 ट्रिलियन का है। वो कहते हैं मैं $2 ट्रिलियन में से बचा लूंगा, खैर से, जिन्होंने $46 अरब सिर्फ इलेक्शन की रात को कमाया था एलन मस्क साहब ने। तो अब मसला ये है कि अगर ये अपनी गवर्नमेंट को डाउन साइज करते हैं तो उसमें मेडिकेड है, जो इंश्योरेंस है, जो आवाम की फलाह है, जो स्कूल्स हैं, क्या उस पर कट लगेगी? तो मुझे लगता है कि कल तक तो इतनी पॉपुलैरिटी थी कि जो है वो, लेकिन काजी साहब देखें जो तजारती जंग है वो एक बड़ा नया रुख इख्तियार कर गई है। चीन ने जो टैरिफ लगाया था 15%, उसका जवाब दिया है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था चीन पर और कनाडा पर और यूरोपीय यूनियन पर, उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे, और मैक्सिको पर भी 1 महीना जो है वो लेट कर दिया। लेकिन चीन ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है काजी साहब। चीन ने जो टैरिफ है 15% लगा दिया है और उन्होंने WTO में अमेरिका के खिलाफ जो है मुकदमा भी दायर कर दिया है। अब मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ काजी साहब अपने नाजरीन के लिए, कि चीन और कनाडा ने जो जवाबी वार किया है उससे जो अमेरिका के अंदर जो महंगाई की लहर है वो सामने आ गई है। और इसमें जो बताया जा रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो बताए जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जो अमेरिका में फ़ी कस आमदनी है, जो मतवस्त ख़ानदान है उसकी आमदनी में $4000 उनको नुकसान होने का खदशा है। और यह भी कहा जा रहा है कि उसमें बेरोज़गारी बढ़ने का खदशा है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो महंगाई है उसकी शरह जो है वो बढ़ेगी। और जो 2016 के जो हवाला दिया जा रहा है कि 2016 में जब ये टैरिफ उस वक्त भी लगा था तो चीन ने भी टैरिफ लगा दिया था, तो उसमें जो वॉशिंग मशीनों की दरामद थी जो अमेरिका कर रहा था उसमें 12% इजाफी ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी, और $1.5 अरब का नुकसान उस वक्त जो है वो हुआ था अमेरिका को सिर्फ एक प्रोडक्ट में। इसमें जो खुराक जो है वो दरामद की जाती है अमेरिका की जानिब से चीन को, और चीन की जानिब से जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो महंगी होने का इम्कान है। और वहाँ से जो कनाडा से मिनरल्स और तवानाई के जो खाम माल वहाँ पर दरामद किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है कनाडा से, वहाँ पर वो महंगा होने का इम्कान है। तो अभी मामला ये हो रहा है कि अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ी तनकीद शुरू हो गई है। मियाँ साहब मैं इसकी जरा मैक्रो इकनॉमिक तौजीह कर दूँ। ग्लोबलाइजेशन हैज़ गॉन टू इट्स लिमिट्स, और जब ये हो रही थी तो हमने बताया था कि ये इंसानियत के नाम पे तो हो सकती है मगर प्रॉफिट्स के नाम पे नहीं हो सकती, और उसका यही नतीजा निकला। और आज अगर हम इसको कवर कर रही हैं, क्योंकि मैं एक और भी जवाब, नाम तो नहीं किसी का लूँगा, मगर कुछ आजकल जो हैं बोने वो आजकल ये कह रहे हैं जी देखें ये तो बड़े अमेरिका और उसके चस्के लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो मतलब आप जानते ही हैं ना जो वारदात जो खेल हमारे यहाँ चला है यहाँ पे। तो ये आज पाकिस्तान ना हो बल्कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिस पे पूरी इस ग्लोब पे रहने वाले इंसानों का मुस्तकबिल है। और हम ये पहले दिन कह रहे थे, और हमने उस वक्त भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन नहीं बचेगा। बड़े लोग मेरे साथ, मैं नाम नहीं लेता, बहस हो रही थी, एक टीवी चैनल के बड़े हेड थे मेरे साथ, तो वो टूटा, पहले ब्रिटिश में टूटा, अब दोबारा टूटेगा, क्योंकि अब जर्मनी ये कह रहा है कि ग्रीक को बाहर निकालो, ये जो गरीब गुरबे और पुखड़ मुल्क है इनको फारग करो, हमने पैसे लड़ाई है, ये तजारती जंग है। नहीं, बट इज इट पाकिस्तान जो है फायदा तो उठा सकता है। मैं जवाब ये दे रहा हूं, नहीं की है इस पर कुछ माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान इसमें तरक्की का मौका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बिजली की कीमत अगर 20 रुपए कम हो जाती है काजी साहब, और तेल की कीमतें गिर जाती हैं, जो कि हम ईरान से तेल ले सकते हैं, उससे हमारा नुकसान होगा, मैं माफी चाहता हूं, पूरा यूरोप और जो रूस है वो भी तेल ले रहा है। मियां साहब बात ये है कि IPPs के जो मस्कीन मारे गए हैं लोग यहाँ पे, गुर्बत के मारे हुए मजलूम जो हैं उन पर तो ज़कात लगती है, वो क्यों कम करेंगे? लिहाजा हमारे लिए कोई मौका ये बनने नहीं देंगे जब तक ये बैठे हैं। मगर मैं पिछली बात हुई है
सर 2 रुपए बिजली, 2 रुपए फी यूनिट जो है वो सस्ती होने जा रही है। ये तो आदमताई का कबरा रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट है उसको खत्म कर दिया गया है। तो फिर देखे ना, एप्लीकेशन आ गई है मियां साहब, वो चंद दिनों बाद जो है वो इसको आप देखेंगे बिजली सस्ती हो रही है। सर मियां साहब, ये हमारे हमसाये में कितने की बिजली है? 4 रुपए की और 11 रुपए की, 2 रुपए कम करके ये इन्होंने आदमताई का मकबरा डिमॉलिश कर दिया है। मगर मैं ये बात बता दूं कि ये जो आजकल हैं कुछ सरकारी किस्म के एंकर जो कहते हैं जी ये स्टोरी आप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जाहिर है ये हैं वैसे डड्डू छोटे, इनको नजर नहीं आता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी बिकॉज इट इज गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज जिसमें हम भी आते हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी और वैसे भी दुनिया को समझे बगैर कोई मकामी तजिया नहीं हो सकता। बहरहाल आप अपनी बात मुकम्मल करें, ये लड़ाई किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको, और तहरीक जो अभी हमें दिखाइएगा, ये जर्मनी में कल एक बहुत बड़ा जुलूस निकला है, उसको जब सस्ती हो जाएगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ये आईपीपी कभी नहीं करेंगे, लागत कम हो जाती है तो हम इस तजारती वार में बड़ा फायदा उठा सकते हैं। साहब मुझे वो बताएं ना, वो क्या हुआ? अपने ये जो आपका सोलर है, प्रोडक्ट्स हैं, ये सोलर वाला कितना कीमतों में बाहर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, सोलर वाले क्या कर रहे हैं? पहले सोलर लोगों ने लगवाना बंद कर दिया, कितने का मिल रहा है आपको पता है? जिस वक्त यूनिट सोलर वाला उसको भी बढ़ा रहे हैं उनके लिए। लेकिन काजी साहब सोलर जो है वो खत्म नहीं होगा, सोलर मजीद बढ़ेगा क्योंकि हुकूमत जो सोलर के साथ करने जा रही है ग्रास मीटरिंग पर आ रही है। लेकिन दूसरी जानब जो है वो सर्वे ये आ रहा है कि दिन ब दिन सोलर पैनल जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं और दिन ब दिन लोग जो हैं वो सोलर जो है वो खरीद रहे हैं। 8000 मेगावाट के पैनल खरीदे जा चुके हैं, 10,000 मेगावाट के पाइपलाइन पे हैं। इसका मतलब ये है कि 10,000 से 12,000 मेगावाट सोलर से आएगी, जिससे हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो सोलर पर चला जाएगा। मियां साहब अभी हम चेक करके बताएंगे आपको, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कोई भी गलत खबर आवाम को देना बिल्कुल ही हमारे, मगर सवाल ये है कि ये दो स्टोरीज हैं बड़ी। एक ये हमारे यहाँ महंगाई की स्टोरी, इससे बड़ी कोई स्टोरी नहीं है। कोई बाहर आता है, कोई बाहर अंदर आता है, ये पावर में कौन है और कौन नहीं है, ये भी एक अहम होगी बात, मगर सबसे ज़्यादा अहम बात ये, और दूसरी बात यही कि ये जो ट्रेड वॉर है दुनिया की, ये इसमें एक बहुत बड़ी अंगड़ाई ले रहा है आलमी निज़ाम, और जो न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट है उसके टुकड़े टुकड़े होते हमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरह हमारी पुष्ट पे स्टालिनिज्म के टुकड़े पड़े हुए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड वी नीड टू, यानी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से हमने अपना रास्ता बना के कैसे निकलना है। मगर जो यहाँ पे की बात कर रहे थे, नाबगे बैठे हुए हैं, जो घरों पे लगता है सर, जो नेट मीटरिंग है इसका एक यूनिट जो है वो, सर मुझे ये कहने दीजिए कि जो नेट मीटरिंग है उसका एक यूनिट 19 रुपए 38 पैसे में बनता है और वो हुकूमत जो है वो हमसे खरीदती है। लेकिन जो पावर प्लांट है सोलर के, वो 47 रुपए फी यूनिट में बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं और बेच रहे हैं। और जो विंड पावर प्लांट है वो भी 40 रुपए से ज्यादा बिजली बेच रहे हैं। तो इसलिए सोलर तो सस्ती बिजली है नेट मीटरिंग की, और ये सस्ती बिजली जो है ये हुकूमत को फायदा है, इसको सिस्टम को फायदा है। ब्रेक पे जाते हैं। सोलर नेट मीटरिंग होगी तो इससे एक तो घरेलू सेक्टरों से निकल जाएगा, दूसरा जो है वो इससे सस्ती बिजली जो है पैदा होगी। मैं मियां साहब इस सेगमेंट को खत्म करता हूं कि कारोबार या धंधा अलहदा करें हुकूमत के धंधे और कारोबार से, वरना कारोबार और हुकूमत इस्तेमाल होगी उन कारोबारों के लिए जो हुकूमत में बैठने वाले करते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। अफगानिस्तान में खुदा न खास्ता क्या फिर खाना जंगी का खदशा है, क्या मामलात हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन हमें ज्वाइन की है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, दफाई तजिया निगार है, मारूफ नाम। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, अब ये बड़ा उम्मीद थी कि जनाब दुनिया में अमन हो जाएगा, ट्रंप साहब जंगें भी बंद कर देंगे, अपने उनके मुल्क के लोग भी सुख का सांस लेंगे, वो भी सब डरे हुए हैं, मैन्युफैक्चर डरे हुए हैं, और अब हम डर रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये क्या करने जा रहे हैं और इनका क्या इरादा है। और फिर यही इन दी लाइन ऑफ ऑल दोज ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो जंग को ही समझते हैं अपने लिए फलाह और दुनिया के लिए भी, वही सिलसिला होगा। जनरल साहब देखिए, आपने ये लेटेस्ट जो सिगार की रिपोर्ट आई है वो तो आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी। जी जी। और फिर तुलसी गैबर्ट का जो बयान आया वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें मोहतरमा फरमाती हैं कि अफगानिस्तान में ये अलकायदा और आईएसआईएस को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे हम। मतलब उन्होंने अपने इरादों का इजहार तो पहले कर दिया है। $3.2 बिलियन दिए हैं अमेरिका हुकूमत ने तालिबान को। फिर तालिबान का मसला ये है कि चूंकि वो एक मोनोलिथ नहीं है, कोई इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, और वो मजबूरी के तहत इकट्ठे आपको नज़र तो आते हैं, लेकिन इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने हैं आपके। फिर इतना जो अमेरिका असला देकर चला गया, इनको इंटेलिजेंस
ट्रेन करके चला गया, जो उनकी फौज ट्रेन करके चला गया, वो कहाँ पर गए सारे कुछ, वो सब मौजूद है वहाँ पर। फिर जरा चश्मे तसव्वुर में वक्त लाइए आप, अफगानिस्तान सेटल हो गया है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है। अब अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा जब ऐसा हो जाएगा। चीन, पाकिस्तान और रूस और इर्द के जितने खत्ते के ममालिक हैं, आप देखिएगा अगर जैसे चलना आना जाना शुरू हो जाए, तजारत शुरू हो जाए, कैस्पियन सी की रिसोर्स एक्सप्लोर होना शुरू हो जाए, तो दुनिया का तो कैपिटल जो है फाइनेंशियल कैपिटल तो शिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल टोटली, ईस्ट पे आ जाएगा। ये किसको मंजूर है? कौन चाहता है इसको? कोई तो इसको मंजूर करने को तैयार नहीं है, खासतौर पर मगरबी ताकतें। तो इसलिए अफगानिस्तान में इतनी देर स्टेबिलिटी रहना वो एक हैरानकुन चीज़ है। अफगानिस्तान को अनस्टेबल करना, पाकिस्तान को अनस्टेबल करना, इस खत्ते को डिस्टेबलाइज रखना एक खास मकसद के तहत वो जारी है। माफ़ी चाहता हूँ, एक आपने बड़ी अहम बात पॉइंट आउट की है, ये कैस्पियन सी से जो एक ट्रेड रूट बना रहे हैं, जो रोड भी होगा, पानी भी होगा, अगर वो होने देते हैं, अफगानिस्तान से होके वो ईरान से होके अफगानिस्तान और आगे इस तरह निकलेगा, तो ये उसको ना होने या उसको रोकने के लिए ये गड़बड़ करवा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। जी बिल्कुल, आपने देखे पढ़ा होगा ना, कैस्पियन सी की जो रिसोर्सेज हैं वो सऊदी अरेबिया से कहीं ज्यादा हैं। और फिर हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, पीटन साहब ने 5 साल पहले उसके जो लिटरल स्टेट्स थी कैस्पियन सी के, सब के आपस में सुलह करा दी थी, कुछ अपने हिस्सा उन्होंने लोगों को दे के राजी कर लिया था, वो वहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। ज़रा सी स्टेबिलिटी आएगी, कैस्पियन सी की रिसोर्स निकलना शुरू होगी और दुनिया को मिलना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान के ज़रिए, ईरान के ज़रिए, और जैसे चीन को मिलना शुरू हो जाएंगी, जो सेंट्रेशन स्टेट्स हैं उनको मिलना शुरू हो जाएंगी, तो खित्ते के हालात बदल जाएंगे, दुनिया के हालात बदल जाएंगे। ये कोई मंजूर नहीं है किसी को। लेकिन जन साहब अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है वहाँ पर कि तालिबान ग्रुप जो है वो आपस में दस्तों गिरबान है, आपस में लड़ने के मूड में है, और दाइश भी वहाँ पर मौजूद है और शुमाली इत्तेहाद भी साफा हो रहा है, और साथ साथ जो है अमरीकी असला भी वहाँ पर मौजूद है। अगर वहाँ पर ये तमाम मामला छिड़ जाते हैं, वहाँ पर जंग छिड़ जाती है, खाना जंगी होती है, तो इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पाकिस्तान होगा, क्योंकि जो भी वजूहात हैं वो आप सब जानते हैं। पाकिस्तान डायरेक्टली इससे इफेक्ट होगा, इससे ईरान इफेक्ट होगा, इससे चीन की जो वहाँ पे असर रसूख है, जो चीन जिस तरीके से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आए, वहाँ पर फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो सारा मुतासर होकर रह जाएगा और चीन का जो असर रसूख है इस खत्ते में बहुत कम हो जाएगा इससे। तो ये बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद पुतिन और चीन दोनों मिलकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मिलकर इंटरवीन करें और अफगानिस्तान को संभालें, वरना ख़तरा उनके लिए ज़्यादा होगा। हम तो खैर बाहर सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाखान की जो पट्टी है उसको उस पर जो है तजारत ना शुरू हो जाए, इसलिए अफगानिस्तान में जो है अमन कायम नहीं होने देना, कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो उस पट्टी को जो है वो वहाँ पर जो राहदारी है उसको इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो है तजारत शुरू हो गई, तो वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि वो फाइनेंशियल कैपिटल होगा, तो वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वो वाखान की पट्टी पर जो है वो कहीं तजारत ना शुरू हो जाए, इसलिए लड़ाई जो है जारी रखी जाए। जी, वाखान की सड़क तो बन गई हुई है और चीन की जो एफर्ट थी उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अगर ये शुरू हो जाता है वाखान से और पाकिस्तान से जो तिजारत है वो शुरू हो जाती है, तो फिर ये कैपिटल तो चीन शंघाई का जो उन्होंने पहले ऐलान किया था, मुझे याद है सन 2000 में उन्होंने कि दुनिया का अगला जो फाइनेंशियल कैपिटल वो शंघाई होगा। आज से 25 साल पहले उन्होंने कहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं। और उसको रोकने के लिए, क्योंकि देखिए हथियारों की ताकत आजकल इतनी शायद ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं है जितनी फाइनेंशियल पावर है। जिस मुल्क के पास जिसकी इकॉनमी स्ट्रांग है, जो दुनिया को इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं और जो दुनिया का फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वही सुपर पावर होगा और वो भी चीन उस तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकना तो है उन्होंने। अच्छा जल साहब, ये चूंकि हम देख रहे हैं क्लियर सिग्नल्स आ रहे हैं जो जिसे ओवर स्ट्रेच ऑफ सुपर पावर के नाम से भी हिस्टोरियन कहते हैं, और खुद जो हम एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्टूडेंट हम देखते हैं कि अमेरिका जो है, तो क्या ये जूं जूं उसका खौफ बढ़ रहा है डोमिनेशन का और हेजमनी हाथ से निकलने का, तू ये दुनिया को ख़तरात की तरफ या इस सैयारे को ख़तरात की तरफ धकेलेगा, क्योंकि इतना बड़ा उसका मिलिट्री आर्सनल है, इतनी बड़ी जो है वो मिलिट्री मशीन है उसके पास। जल साहब
जी देखिए, चीन में अमेरिका में फ़र्क है बहुत बड़ा। चीन अपनी इकोनॉमिक पावर इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ने हमेशा अपनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल की है दुनिया में इंटरवीन करने के लिए। जहाँ भी आप देख लीजिए, कोई जंग जीती नहीं है दूसरी जंग अजीम के बाद से, लेकिन उसके बाद से जब देखिए जहाँ भी वो गए हैं वो मिलिटरीली इंटरवीन किया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, जहाँ भी आप देख लीजिए उसको। ये जो यूक्रेन में जंग छिड़वाई है इन्होंने, ये ट्रम्प साहब के ज़माने में ही उन्होंने मर्सनरीज वहाँ प्लेस कर दिए थे अंडर रिटायर्ड 3 स्टार ऑफ अमेरिकन आर्मी। सर यही यूक्रेन के बारे में मैं आपसे गाइडेंस लूंगा कि यूक्रेन में सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को हम $300 बिलियन देंगे, लेकिन यूक्रेन जो है वो अपना दांतों वाला इलाका, जो कीमती इलाका है, वो अमेरिका के हवाले कर दे। तो क्या अमेरिका जो है वो इस इलाके में दोबारा आना चाहता है? अगर अमेरिका के यूक्रेन उसकी हमायत कर देता है, और हाँ कर देता है, तो क्या रूस ऐसा होने देगा? अगर ऐसा सूरत हाल बनती है तो कि बड़ी जंग दोबारा तो नहीं अमेरिका के साथ छिड़ने वाली? देखिए, जंग से तो अभी पीछे हटे हुए हैं फिलहाल तो ये, लेकिन जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है वो भी बदकिस्मत मुल्क है अफगानिस्तान की तरह, क्योंकि यूक्रेन पर तसल्लुत कायम करने से किसी भी ताकत का देख लीजिए, चाहे रूस का हो चाहे वो मगरबी दुनिया का हो, तो उससे रूस बिल्कुल जो है ना डिस्टेबलाइज होने का खतरा होता है। रूस बहुत खतरे में घिर जाता है, तो रूस कभी ये होने देगा नहीं इस चीज़ को। और मगरबी ताकतों का इससे नहीं, पहली जंग अजीम देख लीजिए, दूसरी जंग अजीम देख लीजिए, तो ये जो एलुवियल प्लेन्स हैं इसके, इस पे उनका तसल्लुत कायम करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं इस वक्त भी, आगे भी करेंगे वो ये लोग। अच्छा जनरल साहब, एक ये इल्ज़ामात कह लें या ये खबरें कह लें। दूसरी बात हम इंडिया की कर लेते हैं। इंडिया ने अपने दिफाई बजट में बड़ा इजाफा कर दिया है, बहुत ज़्यादा इजाफा के साथ उन्होंने दिफाई बजट पेश किया है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया के क्या इरादे हैं? वो एक जानिब जो है वो तरक्की की बात करते हैं, दूसरी जानिब दिफाई बजट में होशरबा इजाफा करते हैं। क्या वो खित्ते में अपना ताकत का तवाज़ुन जो है वो उसको बिगाड़ना चाहता है? देखिए जी, जो उनके जो ख्वाब हैं, उनकी उनके जहन में जो खाका है दुनिया का, उसमें भारत जो आज आपको नजर आ रहा है, भारत सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है। जब वो अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें अफगानिस्तान का काफ़ी हिस्सा शामिल है, और फिर वो कई दफ़ा तो समुद्रों पार जाके इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर भी अपना वो समझते हैं कि उनका हक है इसमें। उनकी नेवल पावर देखना, जो ब्लू वाटर नेवी इस खित्ते में या चीन के पास है या भारत के पास है, और भारत की नेवी का इजाफा देख लिया कितना ज़्यादा किया हुआ। नेवी से करना क्या उन्होंने? किसी दुनिया जाकर उन्होंने अफ्रीका पे जाकर हमला तो नहीं करना ना, उन्होंने बहरे हिंद को कंट्रोल करना है, और फिर अपनी जो लैंड पावर है, एयर पावर है, उसको बढ़ा रहे हैं ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनसे वो समझते हैं कि रास्ते की एक रुकावट है, उसको वो ख़त्म कर सकें। जल साहब, लेकिन ये जो तस्वर आया है, मैं कल ही देख रहा था, उनके जो दानिशवर हैं, उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं 80% लोगों को अगर रात को खैरात ना मिले तो वो भूखे, 80 करोड़ लोग, आई एम सॉरी, 140 में से 80 करोड़ लोगों को एक वो सब्सिडी देते हैं। हालत उनकी अंदर ये है, बाहर वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, उठ ना सका तो मिल मिल मारा, पंजाबी का एक है। तो मतलब ये कि ये क्या, ये रूपाले पागल हो चुकी हैं ये रूलिंग क्लासेस, जहां आवाम जलील हो रहे हैं और ये एम्बिशन ग्लोब को मुसख्खर करने की सोच रहे हैं। देखिए, हिंदुइज्म की तरतीब भी इस तरीके से है ना, एक तबके को तो टोटल इजारदारी हासिल है जो ब्राह्मण हैं, बाकी खश्तीज हैं जो उनके लिए लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, जब भी कहें जहां भी चाहें उनकी कुर्बानी दे सकते हैं वो। बाकी जो दूसरी क्लासेस हैं वो तो कुर्बानी के लिए रखी हुई हैं उन्होंने। एक लेवल पर आप देखिए तो शाइनिंग इंडिया की जब वो बात करते हैं तो चांद पर पहुंच रहे हैं, सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, एयरफोर्स कहाँ से लेके चले गए हैं, इकॉनमी का साइज अपना बहुत बड़ा बता रहे हैं, लेकिन एक लेवल पर उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसानियत की तस्वीर जिस कदर हिंदू मत में है, दुनिया का कोई और मजहब, कोई और सोच इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि गरीब या आम आदमी की उस सोसाइटी में जगह नहीं है। जो जिनको शूद्र कहें, जैन्स कह लें, उनको तो इंसान समझते ही नहीं है, उनके लिए तो मसला नहीं है उनको। ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर। मगर मैं बात कही थी जैन साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मगर नाज़रीन, मैं ये भी कहता हूँ और ये भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, प्लीज़ वॉच। हम बांग्लादेश की तरक्की के बड़े तराने गाते थे और फिर हमने देखा कि वो बिलबिलाती हुई आवाम निकली, तो इंडिया भी उससे शायद दूर ना हो। मेरे ख्याल में उसको दे शुड टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।